चलिए शुरू करते हैं। रेडी एवरीवन, सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में हार्ट बना दीजिए, थम्स अप बना दीजिए, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। टॉप 20 पार्ट 3 फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। ये सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है और इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए इसमें थ्योरी में पढ़ना पूरा बहुत जरूरी होता है ना। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, तो थ्योरी मार्क्स पूरे लाने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। चलिए, डी फार्म सेकेंड ईयर फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स टॉप 20 क्वेश्चन आंसर पार्ट 3। हम लोग अभी तक 3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन डीपीसीओ 2013। डीपीसीओ यानी कि पूछा गया है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के बारे में। इसके बारे में पूछा गया है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जिसको शॉर्ट में डीपीसीओ कहा जाता है। एक्सप्लेन डीपीसीओ 2013। व्हाट डू यू मीन बाय रिटेल प्राइस? फिर इसके साथ पूछा है रिटेल प्राइस क्या होता है, एंड सीलिंग प्राइस। सीलिंग प्राइस क्या होता है? शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस का। दो क्वेश्चन मिला के इसमें पूछे हैं। पहला पूछा है डीपीसीओ क्या होता है, दूसरा फिर पूछा है कि रिटेल प्राइस और सीलिंग प्राइस क्या होता है, शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस का। डीपीसीओ 2013 को समझाइए। शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन की रिटेल प्राइस और सीलिंग प्राइस से आप क्या मतलब है या आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले आपको डीपीसीओ के बारे में लिखना पड़ेगा, यानी कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 में आया था। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 इज एन ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर भारत सरकार द्वारा एक एक्ट के अंदर, जो कि है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर आपका एक ऑर्डर आता है, जिसको आप डीपीसी ऑर्डर कहते हो, टू रेगुलेट द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इन इंडिया। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा ऑर्डर जो ड्रग्स के प्राइस को कंट्रोल करेगा, ड्रग्स के भाव को कंट्रोल करेगा, ड्रग्स किस भाव में मार्केट में बिकेंगी। अब जो कंपनीज हैं अपने मन के हिसाब से तो नहीं बेच सकती, क्योंकि कोई कंपनी चाहेगी कि मैं 20 रुपए की टैबलेट बेचूं, कोई कंपनी चाहेगी कि मैं यही टैबलेट 100 रुपए की बेचूं। तो ऐसा ना हो, जो हम आम जनता हैं, पेशेंट्स हैं, उनके साथ अफोर्डेबल मेडिसिन उनको मिल पाए, इसके लिए सरकार ने क्या किया, एक ऑर्डर बनाया और उस ऑर्डर का नाम है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। यही कहा गया है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 जो है भारत में जरूरी दवाओं की कीमतों को रेगुलेट करने के लिए जारी किया गया एक ऑर्डर है। ठीक है, इसे नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी लागू करती है। अब ये जो डीपीसीओ है ये रेगुलेट होता है एनपीपीए द्वारा, यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा। क्यों बनाया गया ये ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर? क्या जरूरत थी ये ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर बनाने की? तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, सबसे पहला जैसे मैंने नाम से ही बताया, टू फिक्स द मैक्सिमम प्राइस ऑफ एसेंशियल एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स। जो बहुत जरूरी दवाएं हैं, जो जीवन बचाने वाली दवाएं हैं, उन दवाओं का मैक्सिमम प्राइस फिक्स करने के लिए, ठीक है, एंड टू इंश्योर अफोर्डेबिलिटी फॉर द जनरल पब्लिक, ताकि वो हर दवाई जो है आम जनता के लिए अफोर्डेबल रेट में आ सके। इसके लिए क्या किया गया है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को लागू किया गया है। ठीक है, हिंदी में आप चाहो तो इसको किस तरह से लिख सकते हो, जरूरी और जीवन बचाने वाली दवाओं और फॉर्मुलेशन की ज्यादा से ज्यादा कीमतें तय करना, ताकि आम लोगों के लिए ये सस्ती हो, आम लोग भी उसको अफोर्ड कर सकें। इसके लिए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को बनाया गया है। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है, टू रेगुलेट द प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स and formulations that are specified in the national list of essential medicines। एक लिस्ट होती है मेडिसिन की, आप सबको पता होगा, मैंने फुल कोर्स में भी पढ़ाया था। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन मतलब ऐसी लिस्ट मेडिसिन की जिसमें एसेंशियल मेडिसिन आती हैं, लाने की बहुत जरूरी दवाइयां आती हैं। तो राष्ट्रीय लेवल पे जो लिस्ट बनाई जाती है एसेंशियल मेडिसिन की,
उसको नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन कहा जाता है। तो जो भी ड्रग्स, जो भी फॉर्मुलेशंस आपकी इस लिस्ट में आती हैं, उसका जो प्राइस रेगुलेट किया जाता है, प्राइस नियंत्रित किया जाता है, वो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर द्वारा किया जाता है। ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी डी कंट्रोल्ड ड्रग्स है ना, यानी कि ऐसी ड्रग्स जिसपे सरकार का ज्यादा कब्जा नहीं है, तो उनका प्राइस भी मॉनिटर करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को बनाया गया है, ताकि वो ज्यादा महंगे भाव में ना बेची जाए। ठीक है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो क्या कर लिखोगे, फिर से समझा देती हूँ। डीपीसीओ के मुख्य मकसद ये हैं कि जरूरी और जीवन बचाने वाली दवाओं और फॉर्मुलेशन की ज्यादा से ज्यादा कीमत तय करना, ताकि आम लोगों के लिए भी सस्ती हो। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में बताई गई दवाओं और फॉर्मुलेशन की कीमतों को रेगुलेट करना, यानी कि नियंत्रित करना। और तीसरा है जो डी कंट्रोल्ड दवाओं की कीमतों पर नजर रखना, ताकि वे बहुत महंगी ना हो जाएं। अगर वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी तो आम जनता उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। ठीक है। इतना आपको ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में लिखना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि रिटेल प्राइस क्या होता है, सीलिंग प्राइस क्या होता है। तो सबसे पहले हम सीलिंग प्राइस पढ़ेंगे, जिसको हम शॉर्ट में सीपी कहते हैं। द मैक्सिमम प्राइस एट विच अ फॉर्मुलेशन कैन बी सोल्ड। ठीक है। वह मैक्सिमम प्राइस जिस पर कोई शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन बेचा जाता है, उसको सीलिंग प्राइस कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। अनुसूचित फॉर्मुलेशन का खुदरा मूल्य और अधिकतम मूल्य, यानी कि रिटेल प्राइस और सीलिंग प्राइस हिंदी में कैसे पढ़ेंगे हम, वह मैक्सिमम प्राइस जिस पर कोई भी शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन बेचा जा सकता है, उसको सीलिंग प्राइस कहा जाता है। ठीक है। बात करें हम रिटेल प्राइस की, तो रिटेल प्राइस क्या होता है, रिटेल प्राइस द प्राइस एट विच इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर कैन सेल इट्स ब्रांड ऑफ अ नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, यानी कि वह कीमत जिस पर अकेला मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ब्रांड बेच सकता है। सिर्फ मैन्युफैक्चरर जो है, जिसने मैन्युफैक्चरिंग करा है, जब अकेला वो जो है किसी फॉर्मुलेशन को बेच सकता है, तो उसको कहा जाता है रिटेल प्राइस, जिसको हम रिटेलर कहते हैं। ठीक है। इतना सबको समझ में आया। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जरूर अच्छे से पढ़ें, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर्स में से मैंने देखे थे। तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है काफी सारे पेपर में पूछा गया है, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, कई जगह पे इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। ठीक है। कई जगह पे इसका ईयर पूछा गया है, तो ईयर याद रखना 2013 में आया है। ठीक है। मेन आप लोग जब चीजों को नाम से याद रखना शुरू करोगे ना, जैसे फुल फॉर्म अगर आपको याद हो गया, तो अगर आप इसको नाम से याद रखना शुरू करोगे, जैसे ड्रग प्राइस, तोड़ के इसको पढ़ के देखो, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, अभी 4 अक्षर का बन गया। अब इसको आप तोड़ के पढ़ने की कोशिश करो कि ऐसा ऑर्डर, ठीक है, ऐसा ऑर्डर जिसमें ड्रग के प्राइस को कंट्रोल किया जाता है, उसको ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर कहते हैं। अब आपको अगर इसका मतलब समझ में आ गया इन 4 अक्षरों का, तो आप सोचो कितने पॉइंट्स बना के इस पे लिख सकते हो। पहला आप लिख सकते हो कि एक ऐसा ऑर्डर है जिसको सरकार ने इसलिए बनाया है ताकि ड्रग का प्राइस कंट्रोल हो सके। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, इसमें वो सारी मेडिसिन आती हैं जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, डीपीसीओ का मेन काम है डी कंट्रोल्ड ड्रग्स के प्राइस को भी मॉनिटर करना। चौथा लिख सकते हो फिर नेक्स्ट लैंग्वेज में, पॉइंट वही है, बस हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज बदलते जा रहे हैं, है ना, पॉइंट वही है, हम सिर्फ लैंग्वेज बदलते जा रहे हैं। अब हम क्या लिखेंगे कि डीपीसीओ का मेन काम है पब्लिक के लिए ड्रग्स को अफोर्डेबल बनाना। पांचवा पॉइंट हम लिख देंगे कि डीपीसीओ का काम है रेगुलेट करना प्राइस को, ताकि वो ज्यादा महंगी ना बेची जाए। ठीक है। मतलब अगर आपको समझ में आ जाएगा ना कि वो चीज पूछी क्या है, तो मैं बता रही हूँ, अगर इंग्लिश में भी आपको एट दी एंड नहीं आया, तो हिंदी में आप इसका एक पेज भर के तो आंसर लिख ही सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, एक पेज भर के तो लिख ही सकते हैं ना। अगर अपन से शॉर्ट में पूछा जाए, वेरी शॉर्ट में पूछा जाए, तो 3 नंबर का अपन बना के लिख सकते हैं ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। सब लिख पाएंगे, आई होप, है ना।
ठीक है, इसी तरह से अपन को पढ़ना है कि एट द एंड अगर अपन को वहां पे याद नहीं आ रहा है तो हम अपना बना के लिख सकें। ठीक है, सीलिंग प्राइस रिपीट करते हैं। देखो, सीलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन को बेचा जाता है, वो मैक्सिमम प्राइस जिसपे शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन को बेचा जाता है। और अब रिटेल प्राइस में देखोगे तो दिखेगा वो प्राइस जिसपे मैन्युफैक्चरर नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन को बेचता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। मैं बिल्कुल ऐसे ही समझाती हूँ प्रशांत, लेकिन क्या है, शुरू शुरू में हमने क्या पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, और हिस्ट्री आप किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ोगे ना तो आपको बोरिंग ही लगेगा। तब आपको लगेगा कि मैम का पढ़ाया समझ नहीं आता, मैम ऐसा पढ़ाती है, मैम बहुत कंटेंट देती है, मैम लंबा लंबा लिखती है। तो आप सबने अगर स्कूल में भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, भूगोल पढ़ा होगा, तो हिस्ट्री आप कहीं पे भी पढ़ो, उसमें आपको कोई कुछ नहीं समझा सकता, क्योंकि वो जो जैसी चीज है, अगर 1971 में ऐसा हुआ था तो 1971 में ऐसा ही हुआ था, उसको मैं बदल के किसी भी तरीके से नहीं समझा सकती। हो सकता है फर्स्ट क्लास थोड़ी ऐसी हो गई हो, लेकिन कल से तो सबको समझ में आ रहा है ना, आज तो सबको समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहिए, सबको कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल इजी तरीके से समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलो अब मैं चैट बंद कर रही हूँ, क्योंकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर किस चैप्टर का क्वेश्चन है, मैं देख के बता देती हूँ, इसलिए मैं बुक अपने सामने ही रखती हूँ। ये ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। और अब ये जो हम पढ़ने वाले हैं, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ये वाला है आपका चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है चैप्टर 4 का क्वेश्चन, ठीक है, और जो पिछला हमने पढ़ा था वो चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन में देखो हम 2 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, कल वाला बहुत बड़ा था तो हमने एक ही क्वेश्चन पढ़ा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको ऐसी खिचड़ी बना के पका के पढ़ाया जाएगा, भले आपको समझ में आए नहीं आए, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है। हमको यहाँ से ऐसा नहीं करना है कि हम यहाँ से अपनी तरफ से सब खत्म करते जाएं और तुम लोगों के भेजे में कुछ भी ना हो, ऐसा मुझे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। मुझे एक दिन में उतना ही पढ़ाना जितना आप ग्रास्प कर सको, जितना आपके दिमाग में जा सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इससे हमने क्या पूछा है, राइट अबाउट नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। नार्कोटिक ड्रग्स क्या होती हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो पूछा है, विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ज्यादा आपको जोर किस पे देना है, एम्फेसिस का मतलब होता है ज्यादा जोर आपको देना है ऑब्जेक्टिव्स पे, यानी कि इसके क्या उद्देश्य है। ठीक है, ऑफेंसेस पे, यानी कि इसमें क्या क्या अपराध हैं, क्या जुर्म है, और क्या क्या पेनल्टीज हैं, यानी कि क्या सजा मिल सकती है, इन सब के बारे में डिटेल आपको लिखना है। नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के बारे में लिखिए, खास तौर पर इसके मकसद, जुर्म और सजा पर जोर देते हुए लिखिए। तो सबसे पहले आंसर से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ठीक है, ये आते हैं आपके एनडीपीएस एक्ट के अंदर। एनडीपीएस एक्ट है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। नार्कोटिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हैबिचुअल ड्रग्स होती है, जिसकी हमें लत लग सकती है, उसको हैबिचुअल ड्रग्स कहते हैं। साइकोट्रोपिक मतलब आपने वर्ड सुना होगा, साइको मतलब जो मानसिक रूप से स्थिर नहीं है, मानसिक रूप से पागल है, उसको साइको कहा जाता है। तो साइको वर्ड कहाँ से रिलेटेड है, आपके माइंड से, आपके मेंटल स्टेटस से। तो ऐसी ड्रग्स जो आपके माइंड पे जाके काम करती हैं, आपकी माइंड की एक्टिविटी को ऑल्टर कर देती हैं। ऑल्टर कर देती है मतलब एक्टिविटी को बदल देती है। आपके माइंड जैसे नॉर्मल चल रहा है तो उसको नॉर्मल नहीं चलने देती है, आपको साइको भी बना सकती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। पहले मुझे बताओ, डिफरेंस समझ में आया कि नार्कोटिक ड्रग्स क्या है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्या है, समझ में आया। नार्कोटिक ड्रग्स जैसे कि कोकेन हो गया, मॉर्फिन हो गया, है ना, जिसका यूज करके लोग हैबिट फॉर्मिंग हो सकते हैं, गलत यूज कर सकते हैं। साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्या हो गए, जो आपकी माइंड की एक्टिविटी को बदल देते हैं, है ना।
जो आपके माइंड को प्रॉपर चलने नहीं देते, उनको साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो इन्हीं दोनों के बारे में आपको अभी आगे लिखना है, ठीक है, कि नार्कोटिक ड्रग्स क्या होती हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। हाँ, ओपीएम भी आता है, बिल्कुल आता है। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है जो 1985 में आया था। इसको शॉर्ट में एनडीपीएस एक्ट कहा जाता है, ठीक है। दिस इज एन एक्ट दैट प्रोहिबिट्स अ पर्सन टू प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, कल्टीवेट, possess, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोर, कंज्यूम एनी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। यानी कि एनडीपीएस एक्ट जो है, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ये है एनडीपीएस एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का कुछ भी चीज नहीं कर सकता। ना उसको बना सकता है, ना उसको रख सकता है, ना उसको बेच सकता है, ना उसको खरीद सकता है, ना उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ना स्टोर कर सकता है, ना यूज कर सकता है। मतलब आप नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो यही बताया गया है इस एक्ट में जो कि आया था 1985 में। इसमें से जितने वर्ड आपको याद आए आप वहां पे लिख सकते हो, यानी कि आप ना प्रोड्यूस कर सकते हो, ना अपने पास रख सकते हो, ना बेच सकते हो, ना खरीद सकते हो, ना ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, स्टोर भी नहीं कर सकते, यूज तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो एनडीपीएस एक एक्ट ऐसा एक्ट है जिसमें आपको बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति इन सब चीजों में से कुछ भी नहीं कर सकता नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड। अब नार्कोटिक ड्रग्स क्या होती हैं? तो एक्ट के अकॉर्डिंग नार्कोटिक ड्रग्स में आती हैं आपकी कोका लीव्स, यानी कि जिससे कोकेन वगैरह मिलता है, कैनाबीस यानी कि हेम्प प्लांट, आपका ओपियम, पॉपी स्ट्रॉ, ये सारे नार्कोटिक ड्रग्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। हिंदी में अगर पढ़ें तो एक्ट के अनुसार नार्कोटिक ड्रग्स में कोका लीफ आता है, कैनाबीज आता है यानी कि हिंदी में जिसको हम भांग कहते हैं, ओपियम यानी कि अफीम आता है, और पॉपी स्ट्रॉ आता है। साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में क्या आता है? साइकोट्रोपिक सब्सटेंस डिनोट्स माइंड ऑल्टरिंग ड्रग। माइंड ऑल्टर, दिमाग की एक्टिविटी को जो ऑल्टर कर दे, जो बदल दे, जैसे मैंने शुरू में बताया, उसको साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि आपका लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलमाइड जिसको एलएसडी कहते हैं, फेनसाइक्लिडिन, एम्फेटामाइंस, बार्बिचुरेट्स, ये सारे आपके साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में आते हैं। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस शब्द का मतलब है दिमाग बदलने वाली ड्रग्स, जैसे कि लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड, फेनसाइक्लिडिन, एम्फेटामिन, बार्बिचुरेट, मेथाक्वालिन और कुछ डिजाइनर ड्रग्स, ये सारे साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स हैं। क्यों बनाया गया ये एक्ट? क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं मेनली इस एक्ट के? The main objective of this act to make strict provisions for the control and regulation of narcotic drug and psychotropic substance। अभी तक तो सबको समझ में आया गया होगा क्यों बनाया गया एक्ट। इस एक्ट का मुख्य मकसद है कि नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के कंट्रोल और रेगुलेशन के लिए सख्त नियम बनाना, ताकि कोई भी अपनी मन मर्जी से उसको कल्टीवेट ना कर सके, यूज ना कर सके, सेल ना कर सके, परचेस ना कर सके। इसके अंदर आता है इट ऑल्सो प्रोवाइड लाइसेंसिंग सिस्टम। नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के मैन्युफैक्चरर, खेती, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट ट्रैफिक, ट्रांसपोर्टेशन, बिक्री और पोजीशन वगैरह को रेगुलेट करने के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम है। यानी कि अगर किसी को भी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को यूज करना है तो पहले उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, चाहे उसको मैन्युफैक्चर करना हो, चाहे उसको कल्टीवेट करना हो यानी कि खेती करने हो, चाहे उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करना हो, चाहे उसको ट्रांसपोर्ट सेल करना हो, कुछ भी करना हो तो बिना लाइसेंस के आप नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को छू भी नहीं सकते, ठीक है। और क्या पूछा था क्वेश्चन में? पूछा था ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, यानी कि क्या क्या अपराध हैं और क्या क्या सजा है इसके अंदर हो। तो अगर आप ओपियम, पॉपी, कैनाबीस प्लांट, पॉपी स्ट्रॉ, इन सब से रिलेटेड कोई अपराध करते हो तो आपको कितना फाइन भरना पड़ेगा, कितने समय की जेल होगी, वो देखो। तो आपको यहाँ पे 3 क्वांटिटी दिखेंगी। क्वांटिटी मतलब मात्रा। एक आपको दिखेगी स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि अगर किसी ने अपने पास
थोड़ी सी क्वांटिटी रखी, एक आपको दिखेगी स्मॉल क्वांटिटी और कॉमर्शियल क्वांटिटी के बीच की क्वांटिटी। ठीक है, आगे बड़े बड़े सेंटेंस दिखेंगे तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ। और तीसरी आपको दिखेगी कॉमर्शियल क्वांटिटी। कॉमर्शियल क्वांटिटी मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी, बहुत ज्यादा मात्रा, जिससे कोई बिजनेस भी कर सकता है। ठीक है, और स्मॉल क्वांटिटी मतलब थोड़ी क्वांटिटी, और स्मॉल क्वांटिटी और कॉमर्शियल क्वांटिटी मतलब इन दोनों के बीच की क्वांटिटी, ना बिल्कुल कम ना बिल्कुल ज्यादा। लेकिन अगर आप जरा सी क्वांटिटी रखते हो तो भी वो अपराध है, बहुत ज्यादा कॉमर्शियल क्वांटिटी रखते हो तो भी वो अपराध है। तो अगर थोड़ा रखते हो तो क्या फाइन लगेगा, जेल होगी, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हिंदी में बोले तो पोस्त के भूसे, तैयार अफीम, अफीम पोस्त, अफीम भांग के पौधे से जुड़े उल्लंघन के लिए सजा। When the contravention मतलब होता है झोलझाल, घपला। When the contravention involves small quantity, आ गई स्मॉल क्वांटिटी, जब आपका झोलझाल में स्मॉल क्वांटिटी इन्वॉल्व है तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 1 साल का। रिगरस का मतलब है कठोर, इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कारावास, जिसे हम जेल कहते हैं। तो आपको कठोर कारावास हो सकता है 1 साल का, विथ फाइन ऑफ 10,000 रुपीज, या फिर फाइन लग सकता है 10,000 रुपए का, या फिर दोनों चीजें भी हो सकती हैं। सरकार के ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी सजा देनी है। जहां उल्लंघन कम मात्रा से जुड़ा है वहां 1 साल की सख्त कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, इन चीजों से रिलेटेड पॉपी स्ट्रॉ, ओपियम, ओपियम पॉपी, कैनाबीस, अफीम, इन सब से रिलेटेड। अब बात आती है कॉमर्शियल क्वांटिटी से कम लेकिन स्मॉलर क्वांटिटी से ज्यादा। When the contravention involves quantity lesser than commercial quantity, यानी कि कॉमर्शियल क्वांटिटी से कम, बट ग्रेटर देन स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी से ज्यादा, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी और कॉमर्शियल क्वांटिटी के बीच की क्वांटिटी, विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 10 years, तो यहाँ पे जेल आपको 10 साल की हो सकती है, विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, और फाइन हो सकता है 1 लाख रुपए तक का। जहां उल्लंघन कमर्शियल मात्रा से कम, ठीक है, लेकिन कम मात्रा से ज्यादा है, वहां 10 साल तक की सख्त कैद हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तीसरे पे आते हैं, तीसरा क्या हो सकता है? When the contravention involves commercial quantity, यानी कि जहां उल्लंघन कमर्शियल मात्रा से जुड़ा है, rigorous imprisonment for not less than 10 years but extend to 20 years, यानी कि 10 से 20 साल तक का कठोर कारावास हो सकता है, and should also be liable to fine which shall not be less than 1 lakh rupees but extend to 2 lakh rupees, और जो फाइन है वो 1 से 2 लाख रुपए तक का लग सकता है ना। अगर उल्लंघन कमर्शियल मात्रा से जुड़ा है तो 10 साल से कम सजा नहीं होगी, 20 साल तक की भी सख्त कैद सजा हो सकती है, 1 लाख रुपए से कम फाइन बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना हो सकता है। ये नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का जब आप अपराध करते हो तो ये आपको इतने फाइन, ठीक है, इतने सजा मिल सकती है। ठीक है, इतना आपको नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, इससे इजी लैंग्वेज आपको किसी भी बुक या किसी भी कंटेक्स्ट में नहीं मिलेगी, है ना। कितना टाइम हुआ है? क्लास खत्म हो चुकी है।